नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। सीएम आवास में सादगी से मनाया गया इगास पर्व। धामी ने भैलो खेलकर की प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना। कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सीएम धामी ने केदारनाथ में किया बीजेपी का चुनावी प्रचार। बाइकर बन की धुआंधार रैली। लोगों से की आशा नौटियाल को वोट देने की अपील। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया। एडीजी ने पुलिस अधिकारियों को दिए बॉर्डर क्षेत्रों में दिए सघन चेकिंग के निर्देश। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बड़ा आरोप। कहा, केदारनाथ में बीजेपी कर रही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। सरकारी कर्मचारी कर रहे भाजपा का प्रचार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में बीते रोज लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना एवं सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भैलो पूजन कर भैलो भी खेला एवं ढोल दमाऊ भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य धूमधाम से इगास मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव ही है जो वो स्वयं इगास पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उत्तराखंड के लोक पर्वों और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा देवभूमि की पहचान है। इगास का पर्व हमारे लिए बेहद विशेष है। इस लोक पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीते कुछ साल से सार्वजनिक अवकाश की परंपरा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में भी प्रवासी उत्तराखंडियों से भी उन्होंने अपने गांव में जाकर लोक पर्व को मनाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजकल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सोमवार को जहां हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी चौके छक्के लगाते हुए नजर आए थे, तो वहीं मंगलवार को रुद्रप्रयाग में बाइक पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट भी मांगे। दरअसल बीते दिन सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। यहां उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी बाइक भी चलाते हुए नजर आए। सीएम धामी का ये अंदाज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा सीएम धामी ने चंद्रापुरी के सियालसोट में रैली भी की, जिसमें धामी ने ढोल भी बजाया। इस रैली में सीएम धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और रेखा आर्य भी शामिल हुई। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने इन दिनों रुद्रप्रयाग में डेरा डाल रखा है। भगवान ना करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि कहीं भी उपचुनाव की नौबत आए। माँ बाप आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आज माँ को गए 4 महीने हो गए और अभी भी वो 30 वो कसर मेरे मन में है। ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, माफ करिएगा। और एक ऐसी महिला जिसने केदारनाथ के लिए आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, भगवान ना करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े। और मैं तो ये
केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिले को 27 सेक्टर एवं 2 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा और चेकिंग के लिए वहां पर 8 एफएसटी और 10 एसएसटी का गठन किया गया है। यह जानकारी सोमवार को नोडल अफसर एडीजी एपी अंशुमन ने रुद्रप्रयाग पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। उन्होंने जिला पुलिस को बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग और पड़ोसी जिलों में समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रुद्रप्रयाग पुलिस ने जानकारी दी कि अब तक 210 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही 95% लाइसेंसी शस्त्रों को अब तक जमा कराया जा चुका है। एडीजी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 162 मतदान केंद्र और 173 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने इसके हिसाब से ही सुरक्षा की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती व आपसी समन्वय भी समय से करने को कहा गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और अन्य सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार में लगा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया गया है। यह पहला मौका है जब बीजेपी ने उनके परिवार के बजाय किसी और को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की जीत होगी, क्योंकि वह मूल निवास, भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर काफी गंभीर हैं और प्रखर वक्ता हैं। विभिन्न मांगों को लेकर उपक्रम कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था उसका असर दिखने लगा है। उपनल कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान आचार संहिता लगे होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है। शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। उपनल कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के आसपास जुमले की तरह है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वह आश्वासन पूरे नहीं होंगे। देखिए, ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो हैं अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। ये प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार जितने वादे करती है उतने ही ज़्यादा ये धोखेबाज निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश की, प्रदेश की जनता को इनकी असली सूरत, इनका चाल चरित्र, चेहरा अब समझ जाना चाहिए कि केवल हवाई जुमले देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। जब सही में, असल में समाज के लिए या कर्मचारियों के लिए कुछ करने की नौबत आती है तो ये अपनी पीठ। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बड़ी राहत भी दी जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं को पिछले 5 महीनों में 324 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम ने नवंबर महीने के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट का निर्धारण कर लिया है। नवंबर महीने में बिजली की दरों में औसत 88 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी आई है। ऊर्जा निगम 5 महीने में बिजली उपभोक्ताओं को 324 करोड़ रुपए तक लौटा चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2024-25 की औसत बिजली खरीद लागत 5.03 रुपये प्रति यूनिट मंजूर की है। इस तय लागत से अधिक खरीद होने पर उपभोक्ताओं से प्रति महीना अधिक वसूली होती है। तय लागत से कम पर खरीद होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पैसा लौटाया जाता है। कल कहाँ था, आज कहाँ है और कल कहाँ जाएगा। विभाग की स्थिति कल क्या थी, आज क्या स्थिति है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उस पर हम लोग विचार रखने के लिए आज बैठे थे। पिछले 5 महीने से
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में लगातार हमारे पावर परचेज सेल ने या हमारी डिपार्टमेंट की जो भी फोरकास्टिंग टीम है, कमर्शियल टीम है, इन लोगों ने जो अपने फार साइटेडनेस के माध्यम से जो बिजली परचेज किया है, अच्छी बिजली परचेज किया है, उसकी वजह से 324 करोड़ रुपए हम लोग बचा पाए। हर महीने में जितना जितना पैसा बचता था, उस पैसे को हम लोगों ने उसी महीने में कैलकुलेट करके कंज्यूमर्स को पास ऑन किया है। ये उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी था। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव भी किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। कि न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है, उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं कि न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है, उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यूसीसी को लेकर एक अजीबोगरीब और अज्ञानता वाला बयान दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सब अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, नियमावली बनने के बाद हम इसे लागू करेंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता ही नहीं है, जबकि नियमावली समिति ने करीब 15 दिन पहले नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ठोस यूसीसी लागू करने के लिए बीजेपी कितनी गंभीर है। नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा ज़मीन पर ना बैठे, यह सुनिश्चित कर लिया जाए। सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए, सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का साधन होना चाहिए। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे वाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त वाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है। उचित टॉयलेट्स और जो हमारे पानी के टैंक्स रहते हैं उनको मंकी नेट कवर प्रदान करना कि जिससे वो डैमेज ना हो और हमारी पानी की आपूर्ति निर्बाध सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर, जिसमें इंग्लिश हिंदी की महापुरुषों की जीवनियाँ हों, डिक्शनरीज हों, एटलसेस हों, जिससे बच्चों मॉडर्न डेवलपमेंट्स के साथ साथ जब वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए तो अपने आप को अब्रेस्ट रख सकें। और इसके साथ ही जो हमारे स्कूल्स में फर्नीचर विहीन है, जितने भी स्कूल्स फर्नीचर विहीन हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको कवर कर दिया जाए। सो इसमें ऑलरेडी सीईओ के लेवल पे
प्रशासन द्वारा एक डिस्क्रिशनरी फंड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, जिसमें प्रथम चरण में उनको 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। दो दिन पूर्व उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने और मार्ग अवरुद्ध करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके संबंध में बताते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि किसी भी रैली को निकालने से पहले अनुमति ली जाती है, जो इस रैली में शामिल लोगों ने नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त किया, जिसके चलते संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी आदेश है सुसंगत, इसमें यह कि जो भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को निकालेगा उसके लिए डीएम महोदय द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया कि उसमें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिससे अनुमति देखते हुए स्कूल के टाइमिंग को देखते हुए भीड़ भाड़ का समय देखते हुए उसको पुलिस द्वारा उसमें नियमानुसार अनुमति दी जाती है। चूंकि जिस तरह का जुलूस अभी विगत दिवस में निकाला गया, इसमें कहीं भी कोई सूचना या कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी और जुलूस जो है काफी समझाने के उपरांत भी जो है इसमें सार्वजनिक मार्गों से मेन पीक टाइम में जाकर वहां पर और लगातार 3 से 4 घंटे वहां पर रास्ता जाम किया गया, जो एक वीआईपी रोड भी है जहां आम आदमी का भी आवागमन होता है और साथ ही साथ इसमें इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस है, स्कूल के बच्चे हैं, सभी का आवागमन उस रोड से होता है। समझाने के उपरांत भी जब नहीं माना, आंदोलनकारी इसमें नहीं मान रहे थे, तो उनको नियमानुसार जो है वहां से बसों में बैठाकर अन्यत्र स्थान पर जाकर उनको निजी मुचलके पर छोड़ा गया था। देहरादून के जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी एसएनसीयू का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में एसएनसीयू की शुरुआत हुई है। इसमें 6 बेड होंगे। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयास कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार शुरू हो गया है और अगले साल हमारा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का लक्ष्य रहेगा। 6 बेड का एसएनसीयू का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मेच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए, नर्सें भी अब पर्याप्त मात्रा में आ गई। 1500 नर्सों की बहुत जल्दी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं और अभी 288 जो बैकलॉग के एमबीबीएस डॉक्टरों की जो भर्ती करने जा रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी। तो हर प्रकार से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि अब हमारे राज्य में देश में पहला राज्य उत्तराखंड हो गया जहां की एयर एम्बुलेंस सेवा भी अब। जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने दुपहिया वाहन से शहर में स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी किया गया। डीएम सवीन बंसल के मुताबिक यह जिला प्रशासन स्तर से इस तरह का दूसरा निरीक्षण है। वहीं शहर के भीतर ट्रैफिक, ड्रेनेज आदि सिस्टम को किस तरह कारगर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार का स्थलीय निरीक्षण काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। वहीं इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। तो उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि शहर को जैसे हमने 4 जोन्स में विभाजित किया था, तो प्रथम चरण में जो उस जोन में जो ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे चौंक्स बनने थे, कहीं पे फुट ओवर ब्रिज प्रपोज होना था, पिंक बूथ बनने थे, पिंक टॉयलेट्स बनने थे, तो उस चरण का काम पूरी प्लानिंग हो चुकी है और उसमें से कुछ चीजें धरातल पे उतारी भी गई हैं और जो आगे आने वाली चीजें हैं, घंटाघर पे हमारा फुट ओवर ब्रिजेस तीनों डायरेक्शंस में, पिंक टॉयलेट और चौक, उसका हमारा जो काम है वो एडवांस स्टेजेस पे है। आज हमारा सेकंड जोन था जो आईएसबीटी, रिस्पना, कारगी, और यहाँ पर भी जो एम है वो वही है कि जो जन सुविधाएं हैं वो हम कैसे धरातल पर और इम्प्रूव कर सकते हैं फील्ड पे खुद देख कर, चाहे वो पिंक बूथ्स हो महिला सुरक्षा के लिए, पिंक टॉयलेट्स हो महिला के
सुविधा के लिए, या जहाँ पे जल भराव होते हैं, जैसे ये वाला हमारा बहुत चौकिंग पॉइंट है ISBT का, यहाँ पे हम ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। मंगलोर सीओ विवेक कुमार ने मंगलोर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और सभी पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिसकर्मियों से हथियार चलाने संबंधित सवाल जवाब भी किए। इस दौरान मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस चौकियों के इंचार्ज सहित मंगलोर कोतवाल भी मौजूद रहे। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलोर कोतवाली का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया है और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके लिए उन्हें ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं। तो हमारे जितने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका रख रखाव, उनका अपडेशन और जो थाना परिसर की साफ सफाई, माल मुकदमाती, इन सब के संबंध में जो है एक निरीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाया गया। कुछ बिंदुओं पे जो भी कमी पाई गई है उनके संबंध में आप लोगों को अवगत करा दिया गया है और साथ ही साथ सभी को निर्देशित किया गया है कि जो पीपल सेंट्रिक है वो पुलिसिंग करें, ईमानदारी से अपना काम करें, आम जन की सुनवाई करें और जो भी आप लोगों का एक सम्मेलन भी इस दौरान लिया गया है। सम्मेलन में जो भी पुलिसकर्मियों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया है और इस संबंध में संतोषजनक जो है वो चीज़ें पाई गई हैं। बाकी जिन चीज़ों पे कमियां हैं उनके बारे में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने मंगलवार शाम को कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भैला को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपनी हाथों से झुलाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। बलूनी ने कहा कि एक दिन पूरा विश्व इस पर्व को मनाएगा। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी या देवभूमि उत्तराखंड ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं, ग्यास से इगास हो गई। इगास को इस स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं। कल स्वयं ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए।